हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड्स के बारे में कुछ स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है। जनरली सरफेस टेंशन सभी लिक्विड्स में पाया जाता है। ये प्रॉपर्टी हमने इसके पहले कभी फिलहाल के लिए तो स्टडी नहीं की है, लेकिन इस साल इस स्टडीज़ में ये पहली बार आपके पास आ रहा है। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन, हमें सरफेस के बारे में पता है। सरफेस मतलब पृष्ठभाग या फिर जो सरफेस होता है ऊपर का, लिक्विड का जो अपर लेयर होता है वो, और टेंशन मतलब तनाव। ये दोनों चीज़ें हमें पता है, लेकिन हमें सरफेस टेंशन नहीं पता। व्हाट इज सरफेस टेंशन? एक्चुअल में ये लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जहां पर लिक्विड का, हर एक लिक्विड का ऊपर का एक सतह है, एक सरफेस जो होती है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक टेंशन पैदा होता है। उसका जो सरफेस एनर्जी होता है, ये कॉन्सेप्ट है जो हम देखेंगे। तो उस एनर्जी की वजह से, सरफेस एनर्जी की वजह से वहां पर एक तनाव जैसा माहौल पैदा हो जाता है, एक तनाव, टेंशन पैदा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जनरली दूध के ऊपर जो मलाई आती है तो वो कैसे एक तनाव जैसा होता है ना। या फिर अगर आप प्लास्टिक अगर देखते हो तो अगर सपोज एक प्लास्टिक है, उसको अगर आप थोड़ा सा खींच देते हो दोनों तरफ से तो वो कैसे एक तनाव में होता है। वो जो सिस्टम है, वो जो एक तरीका है, वैसा ही तरीका हर एक लिक्विड के ऊपर पाया जाता है, ऊपर के सरफेस पे पाया जाता है। और उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट में आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे कि एक पहले एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि एक ग्लास का जो बॉल है या फिर ग्लास का जो कंटेनर है, उसके अंदर जो पानी है उसके ऊपर एक पिन है जो तैर रही है। अब पिन तो जनरली लोखंड की होती है, आयरन की होती है, और वो तो डूब नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो तैर रही है क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो इतना है कि उसके वजह से वो पिन का जो वेट है, उसके पिन का वेट की वजह से वो पिन नीचे नहीं जा रहा, बिकॉज सरफेस टेंशन ने उसको रोके हुए हैं। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखो छाते का, तो छाते के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। जब हम अम्ब्रेला खोलते हैं, पानी जो है, छाता भी कपड़ा ही होता है, बट उसके रेशे जो होते हैं, हर दो जो वी कैन से थ्रेड्स होती है, उसके बीच में जो गैप होता है, वो जो पोर्स होते हैं जो छाते के होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि लिक्विड या फिर पानी जो होता है वो उसमें से पास नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। तीसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक इंसेक्ट है जो पानी पे चल रहा है। जनरली वो डूब जाना चाहिए, लेकिन वो इतना हल्का है और पानी का सरफेस टेंशन इतना ज़्यादा है कि वो उसके ऊपर तैरते हुए निकल जाते हैं। डिटर्जेंट जैसे कि आप देख रहे हो, एक एग्जाम्पल है। फिर टूथपेस्ट, ये क्लीनिंग करते हैं। जनरली इनका काम जो है वो क्लीनिंग का है, और वो किस तरीके से क्लीनिंग करेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जनरली देखा जाए तो क्लीनिंग के लिए भी आपके माउथ में जो सलाइवा होता है, अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो सलाइवा सरफेस टेंशन को जो होता है सलाइवा का, वो सलाइवा का सरफेस टेंशन इस टूथपेस्ट की वजह से कम हो जाता है वगैरह। ये सब कुछ हम देखेंगे आगे लेक्चर में। बबल भी दिख रहा है आपको, बबल का भी जो फॉर्मेशन होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी। तो अब ये हमें पता चल गया कि ओ इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब तो हमने डेली लाइफ में देखा हुआ है। तो अब उसको सीखने का वक्त आ गया, तो हम इसको अब सीखेंगे। आप जस्ट प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए कि क्या सरफेस टेंशन है, क्या है उसकी प्रॉपर्टी, जस्ट पे अटेंशन। सो अब हम यहाँ पर हैं हमारे पहली स्लाइड पे, सरफेस टेंशन। अब जैसे कि मैंने आपको ये जो लेफ्ट में सारे एग्जांपल्स है उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि ये सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है, अब मतलब कहाँ देखी जाती है। अब सबसे पहले सरफेस टेंशन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो एक बार अगर हमें समझ में आ गई तो उसके बाद हम आगे सरफेस टेंशन में जा सकेंगे। तो सबसे पहले अब आपको जो ध्यान देना है वो दो फोर्सेस के ऊपर देना है, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं, जस्ट पे अटेंशन। जैसे कि आपको अब यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स लिखा हुआ है, कोहेजन एंड एडेजन। ये क्या होता है? जनरली जैसे कि हमें पता है कि हर एक मैटर, हर एक चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनसे बनी हुई रहती है। अगर हम ये मान के चलते कि हर एक मटेरियल में अगर एटम, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी है, तो हर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं। अगर ऐसा ही है, सो अब यहाँ पर दो टाइप के फोर्स आते हैं, एक आता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा आता है एडेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आपको समझ में आएगा। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर जो ये दो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअल में दोनों भी सेम मॉलिक्यूल्स है। वाटर वाटर, अगर सपोज वाटर का ये बूंद है, दूसरा भी वाटर का ही बूंद है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर जो अट्रैक्शन की वजह से उनकी जो पेयर बनेगी, दैट विल बी ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। अब बात करते हैं व्हाट इज एडेसिव फोर्स। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर
ये तो वाटर है लेकिन ये कोई और मटेरियल है, और इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है सो उसको बोला जाएगा एडहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये दो फोर्सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जब कोहेसिव फोर्स की बात आएगी, सपोज कोई ग्लास दूसरे ग्लास पे रखा हुआ है तो उनके बीच में भी सरफेस पे कोहेसिव फोर्स होगा बिकॉज वो दोनों सेम मटेरियल है। लेकिन अगर हम ग्लास के ऊपर वुड रखते हैं तो वुड इज अ डिफरेंट मटेरियल, ग्लास इज अ डिफरेंट मटेरियल, सो इसकी वजह से दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स। अगर पानी ग्लास में है सो पानी और ग्लास ये दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं, जिसके वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाएगा एडहेसिव फोर्स। जनरली ऐसे पाया गया है कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्गर होता है और एडहेसिव फोर्स जो होता है वो जनरली वीकर होता है। इसीलिए जनरली कोई भी अगर आप सॉलिड वगैरह अगर देखते हो तो जनरली वो हमेशा इंटैक्ट क्यों रहते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं और उनके बीच के कोहेसिव फोर्स की वजह से सॉलिड्स हमेशा इंटैक्ट या फिर रिजिड जैसे बने हुए रहते हैं। सो अब ये दोनों फोर्सेस का स्टडी हमने किया हुआ है, ये हमें आगे जाके काम में आएगा। अब हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट की जिसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें हमने एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है यहाँ पर। सो एक सेंटर में मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल जो है वो अपने सराउंडिंग के अगर कोई और मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उनके साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, वो उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये हमने सीखा यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। सो ये मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है मिडल में, वो अपने सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिस्टेंस तक अपना फोर्स दे सकेगा, कितने डिस्टेंस तक के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच सकेगा, उस डिस्टेंस को बोला जाएगा रेंज। सो इट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसका डेफिनेशन दिया है जैसे कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से अगर ये यहाँ तक फोर्स लगा पा रहा है सो दिस एरो विल बी द रेंज। ये जो एरो है वो क्या होगा, उसका रेंज होगा। अगर ऐसा ही है सो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है व्हाट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जैसे कि अभी आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, सो उस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में हर जगह पर उसकी रेंज तो होगी। अब उस रेंज का जो एंड पॉइंट है, जैसे कि अब आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, सो यहाँ पर ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये सारे एंड पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको जोड़ते हो, जैसे कि आपको मालूम है कि फिलहाल यहाँ पर ये सर्कल दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल जो होता है वो स्फीयर होता है, तो उसके सराउंडिंग में जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी बनेगा, उसके सराउंडिंग में जो ये पॉइंट्स जुड़ेंगे तो जो बनेगा वो भी एक स्फीयर ही होगा। तो जिसके वजह से ये एक स्फीयर बन जाता है। सो इमेजिनरी स्फीयर सच दैट मॉलिक्यूल इज एट द सेंटर एंड रेंज एज अ रेडियस। तो मॉलिक्यूल को सेंटर रखते हुए और रेंज को रेडियस रखते हुए जो स्फीयर बनेगा उसे बोला जाएगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है करेक्ट, आपने सही सोचा है। अगर सर ये मॉलिक्यूल है और उसके सराउंडिंग में स्फीयर है तो इस स्फीयर के अंदर अगर कोई भी मॉलिक्यूल आता है तो ये पहला मॉलिक्यूल जो सेंटर में है वो उस दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। एग्जैक्टली। सो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है वो यही है कि मॉलिक्यूल के सराउंडिंग का वो स्फीयर जिसके अंदर अगर कोई और मॉलिक्यूल आ जाता है तो ये पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और यही चीज़ जो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और रेंज वगैरह ये सब, ये आपको सरफेस टेंशन में बहुत काम की होगी। तो अब हमने ये तो सीख ही लिया है। अब इसके साथ हम आगे जाएंगे कि एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बोला था कि सरफेस टेंशन में किसी भी लिक्विड के अपर सरफेस पे कुछ तनाव जैसा माहौल हो जाता है, कुछ टेंशन बन जाता है, एनर्जी जो होती है सरफेस एनर्जी वहाँ की बढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप जस्ट देखते रहिए। जस्ट अब हम आ गए हैं इस पेज पे जहाँ पर मोलेक्युलर बिहेवियर इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो इस डायग्राम के ऊपर करना है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर जो है वो लिक्विड भरा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो। इस लिक्विड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ऑब्वियसली अगर ये वाटर है सपोज तो इसके अंदर पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें हम 3 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे। पहला वाला मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर है, उसका नाम हम ए देंगे। दूसरा वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पर, उसका नाम बी देंगे। और तीसरा वाला सी यहाँ पर है, उसको हम सी कहेंगे। और इन सभी के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस आपको दिख रहे हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल इतनी
स्फीयर के अंदर तक अपना फोर्स रख सकेगा, मतलब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे ये फोर्स लगाएगा और वो भी इस पे फोर्स लगाएंगे। रिमेंबर, अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं वो दोनों तरफ से होते हैं, सिर्फ ये मॉलिक्यूल दूसरे वाले को खींचेगा ऐसा नहीं होता, वो भी इसे खींचेगा। इन शॉर्ट, अगर अब ये मॉलिक्यूल सेंटर में, जैसे कि हम बात करते हैं ए मॉलिक्यूल की, तो ए मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है और सपोज उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दूसरा आ जाता है कोई, जस्ट लाइक दिस, तो अगर ये पहला वाला मॉलिक्यूल दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा वाला भी पहले पे फोर्स लगाएगा। इन शॉर्ट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर ऐसा ही है तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस है वो, तो आप अगर गौर से देखो तो आपको नज़र आएगा कि जो सरफेस है वो एक्स वाई लाइन से डिनोटेड है, लाइक दिस, ये जो सरफेस लाइन है। लेकिन यहाँ पर एक और लाइन है एक्स डैश वाई डैश, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इट इज़ एक्स डैश वाई डैश। सो अब ये जो लाइन है एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है? सो इसे बोला जाता है, ये एक्स डैश जो आपको ये इतना नज़र आ रहा है, इसको, ये पूरा जो इतना रेक्टेंगुलर ये जो दिख रहा है आपको अपर लाइन, इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। व्हाट इज सरफेस फिल्म? अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है। सरफेस फिल्म इज द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड लेयर विच हैज़ थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इन शॉर्ट, थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था कि मॉलिक्यूल का अपना एक रेंज होता है, जैसे कि अभी फिलहाल अगर मैं ए मॉलिक्यूल की बात करूँ तो उसका रेंज जो रहेगा वो इस स्फीयर की रेडियस होगा। एग्जैक्टली अगर ये सेंटर है तो ये जो है दैट विल बी द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे, तो सभी का रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स सेम ही रहेगा। इसका मतलब है ये एक्स से लेके एक्स डैश तक का ये जितना भी डिस्टेंस है वो होगी थिकनेस ऑफ द सरफेस फिल्म विच इज इक्वल टू दिस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और जैसे कि आपको पता है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स इज रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हमें पता ही है। तो आप ये अगर सी पे देखोगे तो आपको समझेगा यही थिकनेस जो है वो एक्चुअल में इसकी रेडियस है। सो इसका मतलब है सरफेस फिल्म इज द अपर लेयर ऑफ द लिक्विड सरफेस विच हैज थिकनेस इक्वल टू द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेंज ऑफ द मॉलिक्यूल, करेक्ट। अगर ऐसा ही है सो हमें सरफेस फिल्म भी पता चल गया। सो अब हम क्या करेंगे, तीन मॉलिक्यूल जो कंसिडर करेंगे, जिसमें से ए मॉलिक्यूल जो है वो वेल इनसाइड द लिक्विड है, जैसे आप देख पा रहे हो कि वो बहुत अंदर है, अच्छा खासा अंदर है, करेक्ट। सो ये जो है वो अच्छा खासा मॉलिक्यूल अंदर है, इसका पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो लिक्विड में है, वो अंदर की तरफ है। वहीं अगर हम बी और सी मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इनमें ऐसा नहीं है। जब बी मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस बी मॉलिक्यूल में स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लिक्विड के बाहर चला गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो हिस्सा है वो बाहर चला गया। वही अगर मॉलिक्यूल सरफेस पर है यहाँ पर, जैसे कि सी मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो आपको दिखेगा ये जो सी मॉलिक्यूल है वो बराबर सरफेस पे है यहाँ पर, है ना। तो इसका आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तो है वो लिक्विड में, लेकिन आधा जो है वो तो बाहर एयर में। इसका मतलब है जो सरफेस फिल्म के अंदर, मतलब ये जो दिख रही है आपको एक्स से लेके एक्स डैश तक की ये सरफेस फिल्म, इसके अंदर का कोई भी मॉलिक्यूल आप लो, इस सरफेस फिल्म के भीतर का कोई भी मॉलिक्यूल लो, इन सभी मॉलिक्यूल्स का थोड़ा बहुत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होगा वो लिक्विड के बाहर होगा, एयर में होगा, है ना। इसके नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि अब ये मॉलिक्यूल है या फिर ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर है, इन सब मॉलिक्यूल्स का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो रहेगा विद इन द लिक्विड। ये तो हमें समझ में अब आ गया, करेक्ट। अब होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। अभी फिलहाल आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये तो आप बाद में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन आपको बाद में समझ में आ ही जाएगा। सो जस्ट आप डायग्राम के ऊपर फोकस करिए, मैं जिसके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन। अब होता क्या है कि अगर हम मॉलिक्यूल ए की बात करें, सो जस्ट गो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन मॉलिक्यूल ए। अगर हम मॉलिक्यूल ए की बात करते हैं, सो मॉलिक्यूल ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर होने की वजह से मॉलिक्यूल ए के ऊपर आने वाले सारे फोर्सेज जो होंगे वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ही होंगे, क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स ही। अगर हम वाटर कंसीडर करते हैं तो जो सेंटर में मॉलिक्यूल है वो भी वाटर है और सराउंडिंग में सारे मॉलिक्यूल्स वाटर है। वाटर के साथ वाटर का यहाँ पर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर के साथ वाटर का मतलब ये तो सेम मटेरियल्स हो गए सर, और सेम मटेरियल्स अगर हो गए तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव या एडेसिव,
एग्जैक्टली कोहेसिव। कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव। इन शॉर्ट, इन सभी मॉलिक्यूल्स जो सराउंडिंग में आपको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं, इन सभी का ये जो सेंटर के ऊपर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर लगेगा कोहेसिव फोर्स। और जैसे कि आपको मालूम है हर जगह से कोहेसिव फोर्स लगा है। सो जितना फोर्स ऊपर होगा कोहेसिव, उतना ही फोर्स नीचे होगा कोहेसिव, जितना राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा, जिसकी वजह से ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल ए विल बी 0। एग्जैक्टली, क्योंकि हर जगह से सेम ही फोर्स आ रहा है। राइट में भी कोहेसिव है, लेफ्ट में भी कोहेसिव है, बैलेंस हो गया। अप कोहेसिव है, डाउन भी कोहेसिव है, बैलेंस हो गया, है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी कोहेसिव है, नॉर्थ है ना, सो साउथ वेस्ट में भी कोहेसिव है, ये भी बैलेंस हो गया। इन शॉर्ट क्या है कि ये सारे जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस। इसलिए मॉलिक्यूल ए पे कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा, उसके ऊपर आने वाला नेट फोर्स विल बी 0। ओके, लेकिन इट इज़ नॉट द सेम केस विद बी एंड सी। देख लो ध्यान से, अगर आप बी और सी के ऊपर देखते हो, सो ये बी का मॉलिक्यूल है, ये सी का मॉलिक्यूल है। बी के मॉलिक्यूल में ज़्यादातर फोर्स जो है, ज़्यादातर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो लिक्विड में है। सी में भी ऐसा ही है, ज़्यादातर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड में। लेकिन जो ऊपर के पॉइंट्स है, जैसे कि आप बी में देख पा रहे हो, अब मैंने जो पॉइंट किए, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के नहीं हैं, वो एयर के। अब आप सी की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के नहीं हैं, वो एयर के हैं। मतलब अब अगर हम बी की बात करते हैं, सो बी का ये जो सेंटर मॉलिक्यूल है, जो मैंने अभी आपको रेड डॉट से दिखाया है, वो सेंटर मॉलिक्यूल लिक्विड है। नीचे की तरफ से जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया, वो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, तो वो लगाएंगे कोहेसिव फोर्स, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल पे लिक्विड मॉलिक्यूल लगाता है कोहेसिव फोर्स। बट थोड़ा बहुत फोर्स तो ये मॉलिक्यूल्स भी लगाएंगे भाई, ये एयर के अंदर जो है वो भी मॉलिक्यूल्स जो है वो भी फोर्स लगाएंगे। और ये फोर्स जो होगा वो होगा एडेसिव फोर्स, बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। एडेसिव फोर्स होगा यहाँ पर, मतलब डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स और अपवर्ड रहेगा एडेसिव फोर्स। ओके, चलो हम ये सोचते हैं कि कौन सा फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सर आपने बताया था एडेसिव फोर्स वीक होता है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है। ओके, चलो, मतलब कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा, अपवर्ड फोर्स कम होगा। एक और भी रीज़न है, ये जो कोहेसिव फोर्स आ रहा है वो लिक्विड से आ रहा है। लिक्विड जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोज होते हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है उस रीजन में। वही जो ऊपर एयर है, सो वो जो एयर के अंदर के मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि अभी फिलहाल आपको ये दिख रहे हैं ग्रीन से, ये एयर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो उतने क्लोज नहीं होते। अब अगर हम सी की बात करें, जस्ट पे अटेंशन ऑन सी, सी के साथ भी वही एक्सप्लेनेशन है कि अगर ये मॉलिक्यूल जो है लिक्विड का, वो अगर ये रेड से मैंने दिखाया, जो आधा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नीचे है वो सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड के हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। लेकिन जो बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स है एयर में, वो ज़्यादा क्लोज नहीं होते, वो बहुत कम होते हैं। इन शॉर्ट, ऑलरेडी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड ज़्यादा होगा, बिकॉज वो कोहेसिव है, प्लस वहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, मतलब वो तो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ऊपर का फोर्स एडेसिव है और वहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी कम है, मतलब वहाँ का जो फोर्स है वो क्या होगा? वीक होगा। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट, अब ये मॉलिक्यूल जो है वो ए मॉलिक्यूल की तरह इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पर हर जगह से सेम फोर्स नहीं आ रहा है। यही तो अब मज़ा है, जस्ट पे अटेंशन। ए मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मतलब ए मॉलिक्यूल के ऊपर तो कोई भी फोर्स नहीं है, बट बी और सी के ऊपर जो टोटल फोर्स आ रहा है वो थोड़ा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है। विद इन लिक्विड उसको खींचने की कोशिश हो रही है, इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचा जा रहा है, इसे भी नीचे खींचा जा रहा है, और सरफेस फिल्म के ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स को डाउनवर्ड पुल आता है, क्योंकि इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा लिक्विड में और थोड़ा बहुत जो होता है वो एयर में होता है, जिसके वजह से इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स आता है। यहाँ तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टडी कर ली है। अब इसके बाद आगे क्या होता है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, जस्ट पे अटेंशन। अब जैसे कि हमने देखा कि अब इसके अंदर डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है नेट, करेक्ट, मतलब इनके ऊपर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। सो अब इसका जो सरफेस फिल्म जो है उसके अंदर, इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे खींचा जाएगा। अब नीचे खींचा जाने की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बचे हुए, वो एक दूसरे को और ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, अपर सरफेस, ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा अपर सरफेस फिल्म जो है वो अंडर टेंशन रहेगा, बिकॉज उनको नीचे खींचा जा रहा है, करेक्ट। और ये जो टेंशन होगा उसको बोला जाएगा सरफेस टेंशन, बिकॉज नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर लिक्विड के, उसमें तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो है उनको नीचे खींचा जा रहा है।
करेक्ट। अब होता क्या है, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर एक टेंशन तैयार हो जाता है, एक तनाव निर्माण हो जाता है, बिकॉज इनको तो नीचे खींचा जा रहा है। इसी टेंशन को बोला जाता है सरफेस टेंशन। ये मॉलिक्यूल्स जो नीचे नहीं जाना चाहते वो एक दूसरे को सरफेस के ऊपर पकड़ के रखते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट वहाँ पर अपनी एक एनर्जी बनाए हुए रखते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन यहाँ पर डेवलप होता है। अगर ऐसा ही है तो अब हमने ये जो भी सीखा है इसको हम प्रॉपरली यहाँ पर रीड करके देखेंगे कि क्या है। जस्ट पे अटेंशन। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पैराग्राफ, एज मॉलिक्यूल ए is deep inside the liquid, its sphere of influence is also completely inside the liquid. As a result, molecule A is acted upon by equal cohesive force in all directions. Thus, the net cohesive force acting on the molecule is 0. जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो A मॉलिक्यूल के साथ तो यही हो रहा है। अब B मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल B lies within the surface layer. तो B की अगर हम बात करें, so within the surface layer and below the free surface of the liquid, a larger part of its sphere of influence is inside the liquid and smaller part is in the air. Due to this, a strong downward cohesive force act on it. The adhesive force acting on molecule B due to air molecules above it and within its sphere of influence is weak. It points upwards. As a result, the molecule B gets attracted inside the liquid. तो जो B के साथ होता है वही C के साथ भी होता है, सेम टू सेम। तो उसका एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या है, Thus all molecules in the surface film, जैसे कि आपको ये सरफेस फिल्म दिख रहा है XX डैश, are acted upon by unbalanced net cohesive force directed into the liquid. नीचे की तरफ within liquid जाएगा उनका फोर्स। Therefore the molecules in the surface film are pulled inside the liquid. This minimizes the total number of molecules in the surface film. मैंने बताया था आपको कि सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल्स थोड़े कम हो जाएंगे। As a result, the surface film remains under tension because उसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, सो वो एक टेंशन में रहेगा, अंदर टेंशन रहेगा वो। The surface film of a liquid behaves like a stretched elastic membrane. जैसे कि अगर कोई रबर का अगर आपके पास शीट है कोई, अगर आप उसको खींचते हो तो वो जैसे एक स्ट्रेच्ड कंडीशन में होता है, वैसे ये सरफेस फिल्म भी होती है। बट हालांकि रबर के लिए तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ये उतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता सरफेस टेंशन का, वीक ही होता है। दिस टेंशन इज नोन एज सरफेस टेंशन। The force due to surface tension acts tangential to the free surface of the liquid. मतलब ये जो surface tension का force होता है वो liquid surface के साथ tangential होता है। अब tangential का मतलब वो force ऐसे होता है, it is not actually like this, वरना वो molecules जो होते हैं वो डूब ही जाते हैं सीधा। ये force along the surface लगता है। अगर मैं बोलूँ, अगर आप ऊपर से देख रहे हो, अगर ये liquid का surface है सपोज, तो अभी मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। सो अगर ये लिक्विड सरफेस है सपोज, तो ये जो फोर्स होगा वो इनसाइड नहीं होगा, ये अलोंग द सरफेस लगेगा, लाइक हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से ये फोर्स लगेंगे। करेक्ट। सो दिस इज अ टेंजेंशियल फोर्स। ये हमने फिलहाल इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया हुआ है कि क्यों सरफेस टेंशन डेवलप होता है। बिकॉज अपर मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स आने की वजह से वो अब ट्राई करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स अंदर के मॉलिक्यूल्स को तो कोई परवाह नहीं है, वो तो आराम से इक्विलिब्रियम के अंदर बैठे हुए हैं। इसीलिए सिर्फ ये सरफेस फिल्म जितनी थिकनेस जो होती है वो यहाँ पर मैटर करती है। ऑब्वियसली स्टूडेंट के माइंड में अब ये आ जाता है कि सर अलग अलग मटेरियल्स के लिए फिर ये सरफेस फिल्म की थिकनेस जो होगी वो तो अलग अलग होगी। एग्जैक्टली क्योंकि अलग अलग लिक्विड्स के मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग होता है, और रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स डिफरेंट है तो ऑब्वियसली सरफेस फिल्म की थिकनेस भी डिफरेंट होगी। एग्जैक्टली सो यही रीज़न होता है कि अलग अलग लिक्विड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सरफेस टेंशन शो करते हैं। अब ये लेक्चर में हमने इतना देख लिया है, अगले लेक्चर में हम इसी के आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।